Hello students, how are you all? I hope you all are good. Students, today we will discuss our first chapter of class 10th biology, life processes. Life processes is a very interesting topic and very important topic. It is a very big chapter, so we will cover it in parts. Today we will cover the nutrition in plants in this video. In between the video, I will tell you the most important points which you have to note down your notebooks. So let us start our chapter. So students, something which is living is said to be alive. कोई भी चीज़ जो जिंदा है उसको हम कहते हैं लिविंग. और इन मोस्ट सिंपल टर्म में अगर हम कहें, अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ, कि कोई भी चीज़ जिंदा कब है, जब उसमें लाइफ है, वो जीवित है, जिंदा है. वी आर लिव अलाइव and you are also alive. So those things which are alive are called living things. All the plants and animals including human beings are alive or living things. So how we can decide, on which factor which we can decide this these things are living things? How we can decide that anything is living? So the most important criteria whether the thing is alive or not is the movement. किसी भी चीज़ की जो मूवमेंट है, उससे जो सबसे जो इजी वे है किसी भी चीज़ को अलाइव कहने का, लिविंग थिंग कहने का, वो है मूवमेंट. किसी भी चीज़ की मूवमेंट शो करना. द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का कि समथिंग इज़ अलाइव, वो क्या है? मूवमेंट, उस चीज़ की मूवमेंट. तो मूवमेंट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म. ऑल द लिविंग थिंग्स मूव देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प. इन सम एनिमल्स मूवमेंट्स इज फास्ट, क्वाइट फास्ट, एंड विच कैन ईजली ऑब्जर्व बाय अस. कुछ चीज़ों में जो मूवमेंट होती है वो बहुत फास्ट होती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. लेकिन कुछ चीज़ों में जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती है, जो विजिबल भी नहीं होती है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती है, जैसे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होती है. और जैसे प्लांट्स में, प्लांट्स की जो हमें मूवमेंट शो होती है वो हमें दिखाई देती है जब उसके, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर हम देखेंगे, जो सनफ्लावर है उसकी जो मूवमेंट है तो किसकी तरफ होती है? हमेशा टुवर्ड्स द सन. So it shows the plant shows movements, and plants are also living beings. The movement in plants are usually slow and observed with difficulty. Animals and plants move different ways. Animals और जो plants हैं उनके जो movements हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं. एनिमल्स जो हैं मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं. अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं. लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपने प्लेस पे फिक्स होते हैं. उनके जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, फ्लावर है, लीफ है, हम जो उनकी मूवमेंट्स है, उनकी जो ग्रोथ है, उनके थ्रू ही उनकी मूवमेंट्स को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं. जो प्लांट्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स सच एज जो लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, शूट, रूट्स. जैसे रूट की जो मूवमेंट है वो हमेशा ग्राउंड की तरफ होती है, लेकिन जो शूट है उसकी मूवमेंट जो है हमेशा अबव द ग्राउंड होती है. और जो फ्लावर्स हैं उनकी जो, जैसे सनफ्लावर है तो सनफ्लावर की हम मूवमेंट देखते हैं कि वो हमेशा सन की तरफ मूव करता है. सो मूवमेंट इज़ द बेस्ट क्राइटेरिया टू डिसाइड whether the organism is alive. So by the movement we can decide whether the organism is alive or not. The movement over very small scale or those molecules of living things are invisible to the naked eye. सभी में जो है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है हम मूवमेंट को अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर पाते. कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं, जैसे हमारे सेल्स हैं और हमारे इनसाइड जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जिनको हम नहीं देख पाते. लेकिन मूवमेंट ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी लिविंग कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नहीं. सो नाउ वी कम टू द लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, the basic function performed by a living organism to maintain their life on the earth are called
life processes, or we can say the life processes are the basic process in living organisms which are necessary for maintaining their life. The life processes जो है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो उसकी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं और भी जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनको जो परफॉर्म होती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं वो सारी एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ उसकी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होती हैं वो सारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं. अर्थ पे जिंदा रहने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ऑल दीज आर लाइफ प्रोसेसेस. और ये जो लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, transportation and excretion. Now you can observe here nutrition, respiration, transportation and excretion. These are the life processes. जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करने के लिए इनको फॉलो करना पड़ता है. सो फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है दैट इज न्यूट्रिशन. जो न्यूट्रिशन है इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपनी जितनी भी ये लाइफ प्रोसेसेस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए उनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. और वो जो न्यूट्रिशन है वो हमें किससे मिलता है, दैट फूड वी ईट. जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने से हमें क्या मिलते हैं, वो न्यूट्रिशन. और उस न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, फिर एनर्जी. उस न्यूट्रिशन से जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी को यूटिलाइज करता है टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको जो फूड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि यूज़ होता है फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. जो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है न्यूट्रिशन की वो होती है ग्लूकोज. न्यूट्रिशन जो है जो न्यूट्रिशन है, ये जो फूड जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फूड की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ग्लूकोज. और इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं. ग्लूकोज को ही जो है हम सिंपल शुगर भी कहते हैं. और इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ग्लूकोज की वो होती है स्टार्च. सो जो फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है ग्लूकोज और जिसको हम सिंपल शुगर भी कह सकते हैं. और जो फूड की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है दैट इज़ स्टार्च. जो स्टार्च है वो किससे बनता है, ग्लूकोज. स्टार्च है जो किससे बनता है, ग्लूकोज से. और ग्लूकोज और जो स्टार्च हैं ये किसके पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी. हमारी बॉडी को एनर्जी जो है जिन फूड से मिलती है उनमें जो है कार्बोहाइड्रेट इम्पोर्टेंट है. और कार्बोहाइड्रेट जो कॉमन फूड है उसमें कौन आता है, ग्लूकोज, सिंपल शुगर और स्टार्च. और ये तीनों ही किसके पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट के. फैट्स, प्रोटीन्स भी जो है फूड हैं और ये जो है हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फूड खाया जाना और एनर्जी को यूटिलाइज करना क्या है, न्यूट्रिशन. सो द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन. सेकेंड इज रेस्पिरेशन. इन रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें जो है फूड बर्न्ड होता है इन द सेल्स में और जो है वो हमें प्रोवाइड करता है जो फूड, जो ग्लूकोज है वो फिर यूटिलाइज होगा. तो कैसे होगा, उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी और जो है फूड ब्रेक डाउन होगा, सेल उसको एब्जॉर्व करेंगे और द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और जो सेल्स को वो जो है जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी. जो रेस्पिरेशन है वो फूड को बर्न करने के काम करती है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द
अदर। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है, अब जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है, सेल्स तक पहुंच गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी रिमूव करना ज़रूरी है। तो उस जो प्रोसेस है रिमूव करने की, वेस्ट को रिमूव करने की प्रोसेस है जो बॉडी से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, respiration, transportation and excretion. These are the life processes which we will discuss in detail in this chapter one by one. Today we will discuss the nutrition in plants. So nutrition जो है, nutrition is the process of taking food. nutrition क्या होता है, फूड को खाने की प्रोसेस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म जो फूड खाता है और उससे एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की रिपेयर और डेवलपमेंट के लिए, जब उसको यूज़ करता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ और टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी। अब जो न्यूट्रिशन है इसको लेने की जो प्रोसेस है वो सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। कोई जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म हैव देयर डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग foods. So let us discuss what are these different modes of nutrition. Mode of nutrition. So first we have mode of nutrition. जो mode of nutrition है, these are mainly two types. Mode of nutrition is of two types. Mode of nutrition दो type का होता है, autotrophic mode of nutrition और heterotrophic mode of nutrition. The word auto means self, trophic means nutrition. Auto means self, trophic means nutrition. तो जो ऑर्गेनिजम्स सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड, और सेल्फ सिंथेसाइज कौन करता है अपने फूड को, प्लांट्स. सो ऑल द प्लांट्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड by themselves, which synthesize their own food by themselves by using inorganic substances जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. These are called autotrophic nutrition. So what are autotrophs? Autotrophs are the plant, and the mode of nutrition of the mode of nutrition and mode of taking food of the plant is autotrophic nutrition. I hope this is clear. What are autotrophs? Autotrophs are the plants which prepare their, which synthesize their own food, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो कौन है, प्लांट. और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ सिंथेसाइज ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. तो उनका जो ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि किसकी हेल्प से बनाते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल. सो एग्जाम्पल्स हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, ऑल द ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया. सो what are the examples of the autotrophic nutrition? All the green plants and some bacteria. एंड जिस प्रोसेस की हेल्प से ये अपना फूड तैयार करते हैं उस प्रोसेस को हम पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम 6th ऑनवर्ड. एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स मेक्स देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस by using the simple inorganic substances like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll. Now next is heterotrophic nutrition. The word hetero means other, trophic means nutrition.
जो कि अपना खाना दूसरों से लेते हैं, जो कि अपना जो खाना है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करते, अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो अपने फूड के लिए जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपने खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते और दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इन न्यूट्रिशन इन विच organism get their food directly or indirectly from the plants or animals। और इसमें आ जाएंगे हमारे all the animals and fungi and some bacteria। So mode of nutrition is of two type, autotrophic mode of nutrition or heterotrophic mode of nutrition। What are autotrophs? Autotrophs are plants, and plants का जो मोड है न्यूट्रिशन का वो है ऑटोट्रॉपिक। एंड व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स? ऑल द एनिमल्स एंड सम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये क्या है हमारा हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड दूसरों से लेते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनका जो वे होता है वो सबका अलग अलग वे होता है। दूसरों से फूड लेने का अलग अलग अपना अपना वे होता है। तो वो क्या होता है, वो फर्दर हमने डिवाइड किया है टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फर्दर वी हैव डिवाइडेड द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन into three categories। There are three main types of heterotrophic nutrition, and that is saprophytic, parasitic and holozoic nutrition। So first we have divided mode of nutrition into two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition। Then heterotrophic जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फर्दर जो है उसको हमने थ्री कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, एंड दैट इज saprophytic, parasitic and holozoic nutrition। Now let us discuss one by one what are this saprophytic nutrition। तो saprophytic nutrition जो है is the nutrition in which organism get their food from dead decaying organisms। The breakdown of food material outside their body and then absorb। और इसके जो एग्जाम्पल है जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो है वो मेनली फंजाई का होता है, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी उसमें होते हैं। हमने देखे होंगे घरों में जो हम मशरूम लाते हैं जिसकी सब्जी बनाते हैं, और हम बारिश के दिनों में देखते हैं कि उली लग जाती है, किस पे, ब्रेड पे लग जाती है, या बाहर अगर जो गली सड़ी हम लकड़ी देखते हैं तो लकड़ी के ऊपर जो है हम देखते हैं मशरूम उगी होती हैं। तो वो जो मशरूम है मेनली क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं हमने देखा वो कैसे कलर के होते हैं? ग्रेइश और वाइटिश कलर के होते हैं। तो वो जो वाइटिश और ग्रेइश कलर के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना फूड जो है अपने आप सिंथेसाइज नहीं करते। वो जो है अपना फूड जो है किससे ऑब्टेन करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। जो गली सली लकड़ी है या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो वो जो है मेनली प्लांट्स होते हैं, लेकिन अपना जो प्लांट्स वो जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो अपना फूड जो है फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे, रोटिंग वुड पे, डिकेइंग ट्रीज पे, रोटन लीव्स पे, डेड एनिमल्स पे, हाउस होल्ड वेस्ट पे, रोटन ब्रेड पे। जितनी भी घर में ख़राब चीज़ें हो जाती हैं उन पे हम उली देखते हैं। तो वो उली मेनली क्या होती है? मशरूम, फंजाई होती है। फंजाई जो है एक प्लांट्स की कैटेगरी है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सो ये है हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म होस्ट विदाउट किलिंग दैम। अब ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके अंडर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना खाना, जैसे हमने पढ़ा सेप्रोफिटिक, जो सेप्रोफाइट्स थे वो मेनली डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड थे खाने के लिए। लेकिन जो पैरासाइट्स हैं, वो जो पैरासाइट्स हैं वो डेड डिकेइंग से अपना फूड नहीं लेते, वो जो है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड लेते हैं। तो जिस अदर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड वो लेते हैं, उन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं होस्ट।
वो जो है डेड डिके, हमने ध्यान रखना है इस बात में कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपना फूड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं, डेड से नहीं लेते हैं। और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं उसका होस्ट। जैसे अब तो नहीं होता है, पहले हमने देखा था कि जो सिर में जो है जूं होते थे, बालों में जो है कीड़े हो जाते थे, और वो क्या करते थे, जो कीड़े हो जाते थे वो जो है स्किन को काटते थे, तो हमारे ऊपर डिपेंड होते थे। हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे सिर में जो जूं ही वो किससे फूड लेगा, हमसे, हमारे सिर से ही फूड लेगा। तो वो जो है एक पैरासाइट है, वो हम लिविंग है, हम पे ही डिपेंडेंट था अपने फूड के लिए। तो और भी हम देखते हैं जैसे लीचेस हैं, लीचेस जो मॉइस्चर, जो हिली एरियाज़ में लीचेस मिलती हैं तो वो पैरों में लग जाती हैं और खून को सक करती हैं फ्रॉम द बॉडी, तो वो भी जो है अदर ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड लेती हैं। एक हमने देखा होगा जब हम जाते हैं तो हम ट्रीज़ देखते हैं, ट्रीज़ के ऊपर हम एक येलो कलर की बेल्स, सी दिस टाइप ऑफ plant we observe which cover whole over the tree, and this plant we called cuscuta। ये एक प्लांट होता है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि एक दूसरे लिविंग प्लांट से ही अपना फूड लेता है, इसके दूसरे लिविंग के ही ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, और इसकी अपनी लीव्स वगैरह कुछ नहीं होती, येलो कलर की डंडी टाइप होती है, और ये जो है पूरे धीरे धीरे जो है पूरे प्लांट को कवर कर लेता है और उस लिविंग प्लांट से ही अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो ये जो है कस्क्यूटा इसका नेम है, और ये जो है अदर प्लांट से ही अपना फूड लेता है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता है। ये प्लांट्स की ही कैटेगरी में आता है कस्क्यूटा, लेकिन जो है ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करता, ये दूसरे पे ही डिपेंडेंट होता है। धीरे धीरे ये पूरे ट्री को कवर करके उस ट्री को जो है डैमेज कर देता है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड दूसरों से तो लेते हैं लेकिन दूसरे डेड से नहीं लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ये येलो कलर की जो प्लांट है, येलो कलर का जो प्लांट है, इस ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। दोनों ही जो है इसमें लिविंग होते हैं, जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होते हैं, और जो है जिससे वो अपना फूड लेते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम होस्ट। इसमें हमारे आ जाते हैं ऑर्किड्स, कस्क्यूटा, ऑर्किड्स, टीक, लाइस, लीचेस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, प्लाज्मोडियम। अब मच्छर जो है हमसे, हमारा ब्लड को सक करता है, हमसे अपना फूड लेता है, तो वो जो है किस पे डिपेंड करता है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। उनको हम बोलेंगे पैरासाइट, और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। होलोजोइक में जो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं वो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, और इसमें हम सभी आ जाते हैं जो भी अपना खाना एक लिक्विड फॉर्म में ना लेके सॉलिड फॉर्म में, जैसे हम खाना खाते हैं तोड़ के, रोटी भी हार्ड चीज़ें भी हम खाते हैं सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। सॉलिड फॉर्म में फिर हम उसको अपने दांतों की हेल्प से तोड़ते हैं, फिर वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है और फिर जाके वो एब्जॉर्ब होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने को सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, उन सब का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट, सीधा खा लेते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप ऑल द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज क्लियर टू यू। फर्स्ट इज mode of nutrition divided into two, autotrophic, heterotrophic. Then we divide heterotrophic nutrition into three types: saprophytic जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, देन पैरासिटिक जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और तीसरा है होलोजोइक जो कि अपने खाने को सॉलिड फॉर्म में इनटेक करते हैं, डायरेक्टली खाते हैं, उसके बाद उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। और अमीबा में भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नोट डाउन ऑल द examples of the mode of nutrition.
अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, heterotrophic and holozoic mode of nutrition. Now we will comes to the nutrition in plants. Nutrition in plants में how the process photosynthesis process takes place. And our previous classes we have studied, हमने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा है कि जो पौधे जो हैं, अभी भी हमने पढ़ा है कि जो पौधे जो हैं अपने खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं by using inorganic substances like carbon dioxide, oxygen, sunlight, water minerals. So let us study how the photosynthesis takes place. Nutrition in plants. Plants जो है phototrophic, फोटो मीन्स लाइट, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो ग्रीन जो है राउंड है और एक ग्रे कलर का राउंड है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 plus water H2O plus sunlight and form sugar. Sugar, the formula of sugar is C6H12O6. तो शुगर यानी कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है दैट इज C6H12O6. तो C6 यानी कि यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सिंबल ऑफ शुगर C6 and each corner indicates the C carbon molecule. Each corner show the carbon. So C6H12O6 plus oxygen release. कार्बन जो पौधे हैं तीन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से जो है फूड बनाते हैं. किस फॉर्म में वो ऑब्टेन करते हैं? ग्लूकोज और शुगर की फॉर्म में. और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. Now see here, nutrition in plants. Photosynthesis is the process by which plants prepare their food by using carbon dioxide, water in the presence of sunlight, chlorophyll and food prepared is carbohydrate. इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट. किस किस को? ग्लूकोज को, शुगर को जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, और स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. इन तीनों को मिला के ये किस कैटेगरी में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में, विच इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. जो ग्लूकोज है वो उसी टाइम जो है यूज हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और जो एक्स्ट्रा फूड है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और जो है स्टोर हो जाता है फॉर द फर्दर यूज़. ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है. इक्वेशन जो होती है फोटोसिंथेसिस की 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट. और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, लीव्स में. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल. सो वी गेट ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस में जो है 3 मेन स्टेप हमने देखी हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल. कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? साइट कहाँ है? लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, लीफ के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ग्रीन लीव्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होती है. और ग्रीन प्लांट्स में जो कहाँ पे? ग्रीन लीव्स में. जो लीव्स हैं उनके अंदर जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल के अंदर क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल किसके अंदर होती है? जो क्लोरोप्लास्ट है. तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है. कहाँ पे होती है? लीव्स में. और लीव्स में जो साइट है वो कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जहाँ पे कि क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ ग्रीन लीव्स में ही होती है. जो ग्रीन प्लांट्स हैं सिर्फ उन्हीं में होती है. और जो 3 प्रोसेसेस हैं वो क्या है? एक तो जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्व करती है सनलाइट को, और उसके बाद उस सनलाइट को जो है केमिकल फॉर्म में स्प्लिट करती है वाटर मॉलिक्यूल्स को. सनलाइट को एब्जॉर्व होगी, और जब सनलाइट एब्जॉर्व होगी तो वो क्या करेगी? वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास है H2O उसको स्प्लिट कर देगी H2 में और
O में। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्व करेगी, और जब सनलाइट एब्जॉर्व होगी तो लीव्स के अंदर जो वाटर है H2O वो उसको ब्रेक डाउन कर देगी किस किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। यानी कि वाटर जो है डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और उसके बाद जो है रिडक्शन कौन यूज़ होगा इस प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिवाइड हो जाएगी कार्बन प्लस ऑक्साइड O2 में, और जहाँ से जो H2 है वो कंबाइन हो जाएगा O के साथ, और क्या रिलीज़ करेगा हमारा कार्बन जो है रिडक्शन हो जाएगी कार्बन की C प्लस O2 में, और क्या रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन। सो हेयर वी हैव ऑब्जर्व 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्व करेगा सनलाइट को, वो जो सनलाइट है वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगी किस में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और यहाँ पे जो CO2 है, ये CO2 जो है रिडक्शन हो जाएगी इसकी, H2 जो है H2 वाटर जो है इसकी रिडक्शन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिडक्शन हो जाएगी इसकी, और ये जो है क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन टू फॉर्म carbohydrates. I hope this is clear to you. Now next, now see here by the picture, this is the green leaf. As we observe green leaf which contain the chlorophyll. green leaf है जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगी, यहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्व कर रही है। अब सनलाइट तो जो है क्लोरोफिल ने सन से ले ली, और वाटर इसके अंदर जो ऑलरेडी इसने एब्जॉर्व किया है, water absorbed किया from the roots is transported to the various parts of the leaves. So leaves contain water. Now it break down the and carbon dioxide कहाँ से लेगी, from the environment through the stomatal pores. जो stomatal pores जो कि small pores होते हैं leaves के अंदर, जिसको हम बोलते हैं stomata, उनके थ्रू वो जो leaves है वो क्या लेगी, carbon dioxide from the environment. Now these all the inorganic compounds used for synthesize for the photosynthesis process for use of synthesis of food. Now gives off oxygen and जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज जितना यूज़ होगा वो जो ग्लूकोज है वो जो है टू द ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एंड जो एक्स्ट्रा बच जाएगा ग्लूकोज वो जो है इन लीव्स में स्टोर हो जाएगा फॉर द फर्दर यूज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा, कुछ तो जो रिक्वायरमेंट है उतना ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, और स्टार्च की फॉर्म में जो है वो वहाँ पे बॉडी जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनमें स्टोर हो जाता है, अदर पार्ट्स फॉर द फर्दर यूज़. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Now you can see the leaf contain chlorophyll which is formed under the chloroplast. This is the microscopic structure of the chlorophyll. Now chlorophyll, site of synthesis of food. Site of synthesis of food are the green pigment. Green pigments जो है जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट्स. क्लोरोफिल क्या होते हैं, ग्रीन पिगमेंट. सबसे पहले साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ होता है, लीव्स में. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीव्स, दैट इज chloroplast. Chloroplast contain chlorophyll. Chloroplast contain chlorophyll. And what is chlorophyll? Chlorophyll are the green pigments present in the leaves. If we observe the cross section of leaf under the microscope, अगर हम क्रॉस सेक्शन, अगर हम लीफ को कट करके उसका क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सेल्स के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल. नाउ वी विल ऑब्जर्व क्लियरली इन नेक्स्ट पिक्चर. सी हियर, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. दिस इज़ द अपर एपिडर्मिस, जो अपर लेयर होती है लीफ की, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो चमकीली, जिसको हम टच करते हैं, दैट इज़ वैक्स क्यूटिकल. जो अपर लेयर होती है वैक्स क्यूटिकल, और उस लेयर को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस. लीफ की जो अपर
लेयर होती है उसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस, जो कि चमकीली सतह होती है लीफ की, और जो कि किसकी ऊपर किसकी लेयर होती है, वैक्स क्यूटिकल की लेयर होती है उसके ऊपर। उसके नीचे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपर एपिडर्मिस, और उसके जो नीचे जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। यानी कि किसी भी लीफ का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके ऊपर जो सेल्स की लेयर होगी वो है अपर एपिडर्मिस, और उसके जो नीचे वाली जो सतह है उसको हम बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस सेल, और उसके ऊपर जो चमकीली जो सतह होती है, चमकीली जो लेयर होती है वो वैक्स क्यूटिकल की होती है, ताकि उस पर कोई भी चीज़ जो इंसेक्ट वगैरह है या एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो उसके ऊपर स्टिक ना हो और उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस। अब उसका जो हमने क्रॉस सेक्शन कट किया है, सो उसके बीच का जो सेल है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर हमें इस तरह के ये मेसोफिल सेल्स दिखाई देते हैं। दीज आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स, जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं इनका अरेंजमेंट अलग डिफरेंट होता है अंडर द इनसाइड द लीफ। नाउ यू कैन सी हेयर in between they have gap also in between them. These are all called mesophyll cells. mesophyll cells जो है, जो अपर लेयर के जो नीचे होते हैं that is पैलासाइड मेसोफिल, जो बीच में जो ले होते हैं वो होते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल्स। और जो स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जी क्यों बोला गया, जैसे स्पंज के अंदर स्पेस होता है तो इन सेल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, स्पॉन्जी मेसोफिल्स। मेनली जो सारे सेल हैं वो कौन से हैं, मेसोफिल सेल्स, जिनके अंदर की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। क्यों होती है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, क्योंकि इन मेसोफिल सेल्स के अंदर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे स्मॉल ये हमें ग्रीन कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट, और इनके अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल। तो इनके अंदर ही क्या होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ. I hope this is clear to site of photosynthesis. What is the site of photosynthesis in leaves is chloroplasts. And what is chlorophyll? Chlorophyll are the green pigments that are present inside the chloroplast. And where the chloroplasts are formed? Inside the mesophyll cells. Now, if we took out a single chloroplast, now see, this is a single cell mesophyll cell. This contain these green dots. These green dots are chloroplast. This is a single cell. सिंगल सेल में क्या होता है, हमने पढ़ा है 9th में, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स. दिस इज अ वेरी बिग वैक्यूल विच इज फॉर्म्ड इन प्लांट सेल, एंड दिस इज सेल वॉल, सेल्यूलोज की जो बनी होती है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. सो दिस इज प्लांट सेल विच वी हैव स्टडीड इन 9th क्लास, जो कि हमने 9th क्लास में स्टडी किया है. अब इस सेल के अंदर हम देख रहे हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के सर्कल्स. ये जो ग्रीन कलर के सर्कल्स हैं इनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट. और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देख रहे हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ये जो स्मॉल पिगमेंट्स हैं, ये हैं हमारे क्लोरोफिल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो these are the, now this is the single chloroplast which contain chlorophyll. So this is the structure of chloroplast, and this chloroplast contain these pigments called chlorophyll. Now, how the exchange of gases takes place inside the leaves. gases कैसे exchange होती हैं leaves में, तो लीव्स में क्या होता है, हमने पढ़ा सबसे अपर जो ये लेयर है ये क्या है हमारी अपर एपिडर्मिस, ये हमारी लोअर एपिडर्मिस. इसके बाद जो हमारे आते हैं, ये आते हैं हमारे मेसोफिल सेल्स. सारे क्या हैं हमारे मेसोफिल सेल्स. और ये बीच में जो ज़्यादा स्पेस है जिनके बीच में, ये हमारे ऊपर वाले पैलासाइड मेसोफिल सेल्स, और उसके जो नीचे आ रहे हैं हमारे लोअर यानी कि स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के अंदर हमें पता है ज़्यादा एयर स्पेसेस होते हैं, और इन एयर स्पेसेस के बीच में ये हमारा है वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल हमारे जो हमने 9th में पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम. जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द. जो जाइलम है, जाइलम जो टिश्यू है वो क्या करता है, रूट से सॉइल से जो है वाटर को कंडक्ट करता है टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और जो फ्लोएम है जो वो क्या करता है, लीव से जो है, हमें पता है कि जो प्लांट्स की जो किचन है वो कहाँ होती है, लीव्स में.
प्लांट्स की जो किचन है किसको बोला जाता है, लीव्स में, जहाँ की फूड तैयार होता है। तो वो जो फूड तैयार हो गया उसको सारे पार्ट्स तक कौन पहुँचाता है, कौन, फ्लोएम टिश्यू। तो जो फ्लोएम टिश्यू है इट ट्रांसपोर्ट द फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन करके जब हम बोलते हैं वो जो है उनको बोलते हैं हम वेस्कुलर बंडल्स। तो inside this contain vascular bundle which conduct the transportation of food as well as water. Now here we have we can see here, यहाँ पे जो है हम छोटे पोर्स देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। एक जो है एरो आउट जा रहा है, एक इनसाइड जा रहा है। फ्रॉम दिस एरो वी कैन कंक्लूड, सी हाई वाटर वेपर कंटेंट। अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा हो जाता है तो जो स्टोमेटा है, ये जो पोर्स हैं ये क्या है, मेनली स्टोमेटा। तो जब अंदर जो है लीफ के ज़्यादा वाटर कंटेंट हो जाता है तो ये जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाता है और जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में जो है बाहर निकलता है, लो वाटर वेपर कंटेंट। तो जो और यहाँ पे जो है जब वाटर बाहर आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी इसके साथ बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन भी बाहर आ जाएगी इन वाटर वेपर के साथ। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर चली जाएगी, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो गैसेज का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा है, जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, द स्मॉल पोर विच आर प्रेजेंट इनसाइड विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज के एक्सचेंज के लिए लीव्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है, द स्मॉल पोर्स विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है लीव्स में एक्सचेंज होता है गैसेस का। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो जो है ऑक्सीजन बाहर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ऑक्सीजन बाहर आती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाती है। So this is how the exchange of gases takes place inside the leaves. Now here we can see the detailed study of stomata. जो stomata mainly question भी आता है what are stomata, तो हमने क्या लिखना है, stomata are the tiny pores present in the leaves through which exchange of gases takes place. stomata छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर जो कि गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीफ के अंदर। लीफ के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो छोटे छोटे पोर्स जो कि लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा हम कलेक्टिवली फॉर्म में बोलते हैं। अगर हम एक स्टोमेटा की बात करेंगे तो हम सिंगुलर फॉर्म में उसको बोलेंगे स्टोमेटा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर या डिफाइन व्हाट इज स्टोमा। तो सिंगुलर फॉर्म में जब हम स्टोमेटा को बोलते हैं दैट इज स्टोमा। जो गैसेस का एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट। और जो सिंगुलर है स्टोमेटा का वो क्या है, स्टोमा। जब हम एक स्टोमेटा की बात करेंगे तो हम बोलेंगे स्टोमा। एंड स्टोमा जो है दिस इज अ स्टोमा, सी दिस इज अ स्टोमा। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल स्टोमेटा देन वी कॉल स्टोमा। जो स्टोमा होता है, स्टोमेटा में we can say here, see in this structure we see these two green leaves like structure, these are called guard cells, guard cells। और इनके बीच में जो हॉल है ये है हमारा स्टोमा। स्टोमा को जो है रेगुलेट करते हैं दीज गार्ड सेल। उसके जो ये जो बीच में पोर है, ये जो छेद है पोर है, इसके दोनों तरफ ये जो ग्रीन कलर के सेल्स हमें दिखाई देते हैं इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये जो है इसकी जो एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, स्टोमेटा को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। ईच स्टोमेटा पोर जो है सराउंडेड होता है बाय द गार्ड सेल। और जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो डिपेंड करती है इन्हीं पोर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग पे, जिसको कि कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। जो स्टोमा है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, दीज गार्ड सेल्स। जब अंदर जो है लीव्स के अंदर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये जो पोर्स हैं ये ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल इसको ओपन करने में हेल्प करते हैं। और जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है और जब पानी की ज़रूरत नहीं होती तो ये क्लोज हो जाते हैं, तो उसमें भी कौन हेल्प करता है, गार्ड सेल। तो दिस इज एन important question, what is stoma? Stoma, the singular form of stomata is called stoma, and the function of guard cell control the opening and closing of the stomata.
एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट. Now you can see open and closed stomata in this picture. This is closed stomata and this is open stoma. Now you can see clearly in this picture, in one side we have open stomata and this side we have closed stomata. Water diffuse into the guard cell which causes them to open. जो water जब guard cell में आता है तो इसके कारण जो है जो स्टोमा है वो ओपन हो जाता है. अगर बीच में हमें स्पेस दिखाई दे रही है इट मीन्स कि ये जो स्टोमा है ये क्या है? ओपन फॉर्म में है. अगर गार्ड सेल जो है वाटर लॉस कर देता है, हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एरो है बाहर जा रही है, वाटर जो है H2O को एरो से दिखाया गया बाहर जा रहा है और इसके बीच में हमें स्पेस शो नहीं हो रही है, इट मीन्स दिस स्टोमा इज़ क्लोज फॉर्म. ऑन हॉट ड्राई सीजन में जब वाटर की शॉर्टेज हो जाती है तो लीव्स में जो ये स्टोमा है ये क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं. तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ stomata. Guard cell, these green leaves are called guard cell, and in the center the empty space pore which we call stoma, and outside we see the cells which contain the green color chloroplast. So this is the structure of stomata. Now next, this is also a structure of stomata. You can draw in this way also. This is one side we have drawn the open stomata and this is the closed stoma. अब जो स्टोमेटा है दिस इज़ द क्लोज स्टोमा. गार्ड सेल आर श्रिंक इन दिस स्टोमा एंड ओपन स्टोमा. जो एक्चुअली व्हेन वाटर फ्लो इन द गार्ड सेल्स दे स्वेल. जब वाटर इनके अंदर एंटर करता है तो जो गार्ड सेल हैं, ये जो गार्ड सेल है ये फूल जाते हैं और कर्व शेप में आ जाते हैं. नाउ यू कैन सी हियर कर्व शेप में आ जाते हैं जिसके कारण जो ये पोर है ये ओपन हो जाता है. और अदर हैंड व्हेन दे लॉस द वाटर, ये जो गार्ड सेल है ये श्रिंक हो जाते हैं और ये स्पेस जो है वो क्लोज हो जाता है, जो स्टोमेटा पोर है वो बंद हो जाता है. तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है लॉस्ट हो जाता है जब सेल से लीव्स के थ्रू, तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाते हैं. और जब व्हेन प्लांट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वांट्स टू कंजर्व वाटर, जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती और प्लांट को सेव करना चाहता है, उस कंडीशन में जो है ये जो गार्ड सेल्स हैं ये श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा पोर को क्लोज कर देते हैं. अब ये जो स्टोमेटा पोर हैं जो है स्टोमेटा पोर, ये हमें पता है कि लीव्स में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये जो है जिन प्लांट्स की जो स्टेम ग्रीन होती है ये वहाँ भी प्रेजेंट होता है. तो ये पॉइंट वी हैव टू नोट दिस पॉइंट कि जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं मेनली उनमें भी जो है स्टोमेटास पाए जाते हैं. तो ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट इन द ग्रीन स्टेम also in some plants. In green stem also stomatas are formed. एंड जो स्टोमेटा होते हैं वो मेनली जो प्लांट्स जिनकी चौड़ी लीव्स होती हैं उन लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन है ये बहुत आता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो कौन से अपर या लोअर सरफेस पे होते हैं. तो हमने ध्यान रखना है कि जो ब्रॉड लीव्स होती हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, अपर सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण वाटर ज़्यादा एवपोरेट होएगा, जिसके कारण जो प्लांट है उसमें वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी. तो हमने ध्यान रखना है कि जिन भी प्लांट्स की जो ब्रॉड लीव्स होती हैं उनमें जो स्टोमेटाज हैं वो लोअर सरफेसेस पे होते हैं, और जिन प्लांट्स की लीव्स जो है नैरो होती हैं उन लीव्स प्लांट में जो स्टोमेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स. तो हमने ये पॉइंट नोट करना है कि जो जिन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होती हैं उन पे लोअर सरफेस पे जो है स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और जिन प्लांट्स की लीफ नैरो होती हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं. तो वाटर प्लांट्स जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ डिसॉल्व इन वाटर. सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट द स्टोमेटास, ओपनिंग, क्लोजिंग, फंक्शन एंड फॉर्मेशन. This is one more picture. Here we have the cross section of NCERT book. In this NCERT, this is a very important diagram which you have to practice to draw this diagram. Now see, this is the midrib
lamina, full this is full leaf portion is called lamina. बीच में जो ये है इसको बोलेंगे मिडरिप, और ये हमारी वेन्स हैं इसकी लीफ की. और अब हमने इसका जो है क्रॉस सेक्शन लिया इन दिस वे. इन दिस क्रॉस सेक्शन here we have vascular bundles, xylem and phloem, which conduct the water and food to the various portion of the plants. And inside the section we observe the waxy cuticle, upper epidermis, lower epidermis, and spongy mesophyll, which contain the air spaces and guard cells. So you have to practice this cross section of leaf. Now next we have to start that plant prepare their food by the process of photosynthesis, and we know that कि जो photosynthesis की process है वो कहाँ होती है, ओनली ग्रीन प्लांट्स में ही होती है. तो हमने अब जो रिक्वायरमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या क्या है हमारी, सनलाइट, देन क्लोरोफिल, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो हमने 1 by 1 एक्टिविटी के थ्रू ये प्रूव करना है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो here we have an activity through which we will show that sunlight is necessary for the photosynthesis. So let us start. Now इस एक्टिविटी के लिए हमने क्या करना है कि हमने एक पॉटेड प्लांट लेना है, ग्रीन पॉटेड प्लांट लेना है. उस ग्रीन पॉटेड प्लांट को हमने 3-4 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख देना है, जिससे क्या होगा कि उस प्लांट का जो स्टोर्ड फूड है स्टार्च की फॉर्म में वो सारा वो यूज़ कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, डिस्टार्च हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने ग्रीन पॉटेड प्लांट लेना है और उसको डार्क रूम में रख देना है फॉर 3 to 4 days के लिए, ताकि जो प्लांट है वो डिस्टार्च हो जाए. उसका जितना भी क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो उसमें जो स्टोर्ड फूड है स्टार्च की फॉर्म में वो फूड को वो प्लांट यूज़ कर लेगा, तो उसका सारा जो खाना है वो यूज़ हो जाएगा. उसके बाद हमने क्या करना है, उस आफ्टर 3-4 days हमने उस पॉटेड प्लांट को बाहर निकालना है डार्क रूम से, और उसकी 1 लीफ पे जो है हमने सेंटर में से एल्युमिनियम फॉयल के साथ सेंटर में से कवर कर देना है. हेयर यू कैन सी द पार्ट ऑफ लीफ कवर्ड विद द एल्युमिनियम फॉयल नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. तो यहाँ पे हमने सेंटर पोर्शन एक लीफ लेनी है, उसके सेंटर पोर्शन को हमने एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना है, और फिर हमने इस प्लांट को 3-4 days के लिए सनलाइट में रख देना है. पहले हमने उसको डार्क रूम में रखा टू डिस्चार्ज करने के लिए, फिर हमने जब ये डिस्चार्ज हो गया 3-4 days में, फिर हमने इसकी एक लीफ को हमने एल्युमिनियम फॉयल से कवर किया, फिर हमने इसको सनलाइट में रख दिया. अब हमने क्या करना है, आफ्टर 2-3 days इस लीफ को हम प्लक कर लेंगे, इस प्लांट से इस लीफ को हम प्लक कर लेंगे, अलग से ले लेंगे एक बीकर के अंदर, और इसको हम क्या करेंगे, उसके जो ग्रीन लीफ है उसकी क्लोरोफिल को हम रिमूव करेंगे. जो उसके दोनों साइड ग्रीन कलर की जो लीफ है उसकी क्लोरोफिल को हम रिमूव करेंगे. इस एक्टिविटी से हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट ज़रूरी है. तो है हम सिद्ध करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं. तो हमने क्या किया, सबसे पहले पॉटेड प्लांट को 3-4 दिन के लिए डिस्चार्ज किया, फिर हमने उसको लीफ के सेंटर पोर्शन को कवर करके हमने उसको सनलाइट में रखा, फिर हमने उसके जो फॉयल है उसको जो लीफ है उसको हमने प्लग कर लिया. प्लग करने के बाद उस फॉयल को हम निकाल देंगे, और निकाल के जो लीफ है उसके जो दोनों साइड ग्रीन कलर का जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है उसको हमने उसकी क्लोरोफिल के कारण जो वो ग्रीन है उस क्लोरोफिल को हमने रिमूव करना है, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस इन आवर एक्टिविटी. सो हाउ वी कैन रिमूव दिस क्लोरोफिल फ्रॉम दिस लीफ, इसके लिए हमें उस लीफ का क्या कराना होगा, वाटर बाथ कराना होगा. तो वाटर बाथ हम कैसे कराएंगे कि इस लीफ को हम इस एक छोटे बीकर के अंदर लेंगे. इस बीकर के अंदर हम क्या लेंगे, एल्कोहल. इस लीफ को हम जो हमने डिटैच की है इस प्लांट से, उस लीफ को हम इस एल्कोहल कंटेनिंग बीकर में डाल देंगे. अब इसको हमने गर्म करना है, हीट करना है, और ये एल्कोहल क्या करेगा, इस क्लोरोफिल कंटेंट को रिमूव कर देगा लीफ से. तो हमने क्या करना है, इसको हीट करना है. लेकिन ये जो एल्कोहल है वो हाईली इनफ्लेमेबल है
फायर को ये कैच करता है, तो इसलिए हम इसको जो है डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या कराएंगे, वाटर बाथ। तो वाटर बाथ क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे हम, स्पिरिट लैंप लेंगे, ट्राईपोड स्टैंड रखा, ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर हमने एक बड़ा बीकर लिया, उस बड़े बीकर के अंदर हमने क्या लिया, वाटर से फिल किया, उस वाटर को हमने बॉयल किया। अब वाटर बॉयल हो गया, अब जो हमने यहाँ पे बीकर लिया था जिसमें कि अल्कोहल था और वो लीफ हमने ली हुई थी, उस बीकर को हम इस बड़े बीकर के अंदर डाल देंगे। जब ये वाटर बॉयल करेगा तो जो अल्कोहल कंटेनिंग बीकर है, इसका अल्कोहल भी जो क्या होगा, हीट होगा, और जब ये बॉयल करेगा, अल्कोहल हीट होगा, तो ये जो लीफ इसके अंदर है, इसका जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगा। और इसको हमने हीट कब तक करना है, जब तक ये जो लीफ है इसका सारा जो ग्रीन कलर है वो रिमूव ना हो जाए, जब तक ये सारा ये जो लीफ है वाइट कलर की ना हो जाए, तब तक हमने इसको गर्म करना है। जब ये क्लोरोफिल सारा रिमूव हो जाएगा, जो लीफ है वाइट कलर की हो जाएगी, तो हमने इसको रिमूव कर देना है इस बीकर से, बीकर को अलग कर देंगे वाटर बाथ से, और फिर हम इस लीफ को जो है अल्कोहल से रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद हमने इसको फिर से जो है एक हॉट वाटर बाथ देना है। हॉट वाटर बाथ मीन्स एक बीकर में जो है हम पानी लेंगे, ये जो बीकर है इसमें हमने पानी लिया, इसके अंदर हॉट वाटर लिया हमने, इस हॉट वाटर के अंदर इस लीफ को हम डाल देंगे। क्यों डालेंगे, ताकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल कंटेंट एक आध रह भी गए हैं थोड़ा बहुत, वो फिर से रिमूव हो जाए और इसकी जो क्रिटिकल लेयर है वो रिमूव हो जाए, और जो स्टिक हो गए हैं क्लोरोफिल कंटेंट वो भी इससे रिमूव हो जाए। अब इसको हम फिर से इस बीकर से निकालेंगे और एक पेट्री डिश में इस लीफ को डालेंगे। जब इस पेट्री डिश में हम लीफ को डालेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, पेट्री डिश में डालेंगे और इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन जब हम डालेंगे पूरी लीफ के अंदर, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो सेंटर पोर्शन था जहाँ पे हमने फॉयल कवर की थी, उस सेंटर पोर्शन पे जो है जो लीफ है वो ब्लू कलर की नहीं हुई, डार्क ब्लू कलर की नहीं हुई सेंटर पोर्शन में जहाँ पे हमने कवर की थी, लेकिन दोनों तरफ जो कि सनलाइट एक्सपोजिंग पार्ट था लीफ का, वहाँ पे वो ब्लू कलर की हो गई है, ब्लू ब्लैक कलर की प्रोड्यूस हो गई है। ब्लू ब्लैक कलर अगर आयोडीन डालने से ग्रीन कलर पे, अगर जो है लीफ पे आयोडीन डालने से ब्लू कलर देता है, इट मीन्स कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। तो अगर हम सन एक्सपोजिंग पार्ट पे आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो वहाँ पे जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती है। अगर लीफ ब्लू कलर की हो जाती है तो वो शो करती है कि वहाँ पे जो है स्टार्च प्रेजेंट है। तो जहाँ पे सन एक्सपोजिंग पार्ट थे लीफ के, वो जो पार्ट है वो जो है ब्लू और ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन सेंटर पार्ट नहीं होता, क्योंकि वो सन एक्सपोजिंग पार्ट नहीं था, उसको हमने कवर कर दिया था पिन से और एल्युमिनियम फॉयल से अच्छे से, सो दैट वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई, जिसके कारण वहाँ पे जो है फूड सिंथेसाइज नहीं हुआ और वहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है। और जहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस होगी वहाँ पे जो आयोडीन का कलर है वो ब्लू ब्लैक होगा। So this activity show that sunlight is necessary for the photosynthesis. Now next we have, first we have show that sunlight is necessary for the photosynthesis. Next activity we have to show that chlorophyll is necessary for the photosynthesis. कि हमने कहा कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होती है। तो हम कैसे शो करें कि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसके कारण हम शो करने के लिए हम एक वेरीगेटेड लीव लेंगे। व्हाट आर वेरीगेटेड लीव? क्रोटन प्लांट होते हैं। क्रोटन प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो हाफ ग्रीन होती हैं और हाफ वाइट। जो हमारे मेनली इंडोर प्लांट होते हैं वो क्रोटन प्लांट्स ही होते हैं, जिनकी जो लीव्स हैं वो 2 कलर की होती हैं। देखी होंगी हमने घरों में, आधी वाइट और आधी ग्रीन कलर की लीव्स, तो उन लीव्स को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। हेयर आई हैव एन एग्जांपल फॉर यू, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। This type of plant contain the variegated leaf. The leaf which is partially green and partially white. This type of leaves are called variegated leaf. And for this activity, we'll take this type of croton leaves. Croton leaves, variegated leaves. Variegated leaves are the leaves which are partially green and white.
अब इसको भी हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, उसको डार्क रूम में रखेंगे हम 3 to 4 डेज़ के लिए, जिससे कि उसका सारा स्टार्च जो स्टोर्ड फूड है स्टार्च की फॉर्म में वो सारा यूज़ हो जाए। और उसके बाद उसको हम जो है क्या करेंगे, धूप में रखेंगे। पहले हमने ग्रीन पॉटेड प्लांट, जो पॉटेड प्लांट लिया, क्रोटन लीव्स वाला प्लांट लिया, उसको हमने डार्क में रखा 3-4 डेज़ के लिए। उसके बाद हमने उसको लाइट में रखा सो दैट उसका जो सारा फूड है वो यूज़ हो जाए। उसके बाद उसकी एक लीफ लेंगे हम, हेयर वी हैव एन एक्टिविटी। अब उस प्लांट, पॉटेड प्लांट की हमने एक लीफ ले ली आफ्टर 6 आवर्स के बाद। अब उस लीफ को हमने डीकलराइज किया उसी प्रोसेस से, बाय टेकिंग वाटर बाथ इन अल्कोहल। उससे हमने इसको क्या कर दिया, डीकलराइज, ताकि इसका जो सारा क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए, सारा जो स्टार्च है वो रिमूव हो जाए। और उसको फिर से हमने हॉट वाटर से वॉश किया एंड देन वी पुट आयोडीन ओवर दिस लीफ। नाउ हेयर वी कैन ऑब्जर्व, when we put iodine over this leaf, the center portion which was green becomes blue black, but the whitish part of the leaf remains same. This shows that chlorophyll is necessary for the photosynthesis. Now this was our second activity to show that chlorophyll is necessary for the photosynthesis. Now here we have very important third activity to show that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। पहले हमने शो किया कि सनलाइट ज़रूरी है, दूसरा हमने शो किया क्लोरोफिल भी ज़रूरी है। अब तीसरी एक्टिविटी है हमारी कि कार्बन डाइऑक्साइड शो करना कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसके लिए भी हमने जो है पॉटेड प्लांट लिया हमने, लेकिन इसमें जो हम प्लांट लेंगे वो ऐसा प्लांट लेंगे जिसकी जो लीव्स हैं वो नैरो हों और लॉन्ग हों। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ध्यान रखना है कि सिर्फ वही प्लांट लेना है जिसकी जो लीफ है वो नैरो हो और लॉन्ग साइज़ की हो। सो फर्स्ट सेम करना है, हमने एक ग्रीन पॉटेड प्लांट लेना है, उसको हमने 3-4 डेज़ के लिए डार्क रूम में रखना है और फिर उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। ये हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया। इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने एक कॉर्क फिट करनी है, एक रबर कॉर्क, आपने लैब में देखी होगी रबर कॉर्क। तो उस रबर कॉर्क को हमने लेना है और इस फ्लास्क को हमने कवर कर देना है। उस कॉर्क के अंदर जो है हमने क्या करना है, एक कट मारना है जिससे कि हमारी जो लीफ है उसके इनसाइड फिट हो जाए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जो लीफ लॉन्ग, जो पॉटेड प्लांट लिया है वो ऐसा लिया जिसकी जो लीफ है वो लॉन्ग है। अब जो कॉर्क के अंदर जो हमने मार्क किया है, कट किया है, उसके अंदर हमने लीफ को सेट कर देना है। अब हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो लीफ है उसको सेट कर दिया है। जो हाफ लीफ है वो आउटसाइड है, एक्सपोज टू द सन है, इन्वायरमेंट है, और हाफ पार्ट इनसाइड द फ्लास्क है। अब ये जो फ्लास्क है इसके अंदर सबसे पहले हमने जो फ्लास्क लिया था उसके अंदर हमने डाला था KOH। KOH is potassium hydroxide, and this is very important when we perform an activity to show that CO2 is necessary for the process of photosynthesis. We took potassium hydroxide inside the jar. Why? So जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम इसके अंदर लेते हैं वो क्या करेगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जार के अंदर होगी, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो जार के अंदर प्रेजेंट है वो उसको एब्जॉर्व कर लेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो हम जब जार लेंगे उसके अंदर हम क्या डालते हैं, KOH सॉल्यूशन, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द जार है वो एब्जॉर्व कर लेगा सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो क्योंकि हम प्रूव करने जा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए जो है हमें जो है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए हम जो एजेंट लेते हैं वो लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारा KOH। तो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क जो ये हमारा जार है, राउंड जो बोतल है
राउंड माउथ बॉटल जो है उसके अंदर हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला, फिर हमने उसको कॉर्क से फिट की, कॉर्क के अंदर हमने लीफ को फिट किया। अब लीफ का एक पोर्शन जो है बाहर एक्सपोज है और एक इनसाइड द जार। अब हम क्या करेंगे, now upper part of the leaf has carbon dioxide around it and lower part of the leaf has no carbon dioxide available it। अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमने डाला है उसने सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर लीफ जो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम रखेंगे 3-4 डेज़ के लिए, और इस पीरियड के बाद जो है अपर हाफ लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर बट लोअर हाफ इनसाइड द ग्लास बॉटल डज नॉट गेट एनी कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज बिकॉज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर जो कि ग्लास बॉटल के अंदर थी वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ने एब्जॉर्व कर ली है और उसको फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है क्योंकि जो ग्लास जार है वो बंद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस जो लीफ को प्लग करेंगे और उसको वाटर बाथ देंगे और उसकी क्लोरोफिल को रिमूव कर देंगे, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे वेदर, फिर से उसको चेक करेंगे किसके साथ, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। और आयोडीन सॉल्यूशन क्या शो करेगा, जहाँ पे फूड बना है, जहाँ पे प्रोसेस हुई है फोटोसिंथेसिस की, वहाँ पे जो है ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो जाएगा लीफ का। तो हमें पता है जो एक्सपोजिंग पार्ट है लीफ का वो अपर पार्ट था, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अपर पार्ट है लीफ का वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है, लेकिन लोअर जो पोर्शन है वहाँ पे जो है सन भी मिला था, सनलाइट तो जा रही थी, लेकिन उस वहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इस एक्टिविटी से वी हैव शोन थ्रू दिस एक्टिविटी दैट carbon dioxide is necessary for the process of photosynthesis. So students, in this lecture we have covered what are the life processes, nutrition and mode of nutrition, and how the photosynthesis process takes place in the plants, what are the stoma and the functions of the stomata, exchange of gases in the plants, and types of nutrition, autotrophs and heterotrophs। एंड ऑटोट्रॉफ्स जो कि ऑटोट्रॉफ जिनका कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड हेटरोट्रॉफ्स आर फर्दर 3 टाइप्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि सॉलिड फॉर्म में अपना फूड इनटेक करते हैं, सेप्रोफाइट्स जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो है अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, और पैरासाइट्स जो कि सेप्रोफाइट जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड होते हैं, और पैरासाइट जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने ये नोट्स भी बनाने हैं इसके, और हर एक पॉइंट को जो है आपने नोट करना है, क्योंकि इसके बीच में से ही हमारे जो है क्वेश्चंस कवर होते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, क्लोज कब होते हैं, स्टोमेटा किस पोर्शन पे होते हैं लीफ के, ये सारे पॉइंट्स हमने वीडियो से जो है नोट करने हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल A to Z Study, and for the notification for the further next video. Thank you so